नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अमेरिका के संविधान की निर्माण की गाथा का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि 13 अमेरिकी जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति करके 1776 में ब्रिटेन के शासन से मुक्ति प्राप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करी और 1789 में उन्होंने अपने लिए एक नए संविधान की रचना करके उसे लागू किया। संविधान निर्माताओं ने उन समस्त सिद्धांतों को अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किया जो सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले हैं। तत्कालीन प्रचलित समय में राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल थे, संविधान निर्माताओं ने उन सब को सम्मिलित किया। साथ ही अमेरिका के संविधान की एक अनूठी जो विशेषता थी वो यह थी कि उन्होंने दुनिया को सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा दी थी। अमेरिका के संविधान की उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं जिनके अंतर्गत ही कार्य करते हुए अमेरिका पिछले 150 सालों से दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित है। अमेरिका के संविधान की पहली विशेषता है लिखित और संक्षिप्त संविधान। इसमें दो विशेषताओं का समावेश है। पहला लिखा गया संविधान और दूसरा दुनिया का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिका के संविधान के लिखे जाने से पहले लिखित संविधान की अवधारणा से दुनिया परिचित नहीं थी, क्योंकि सब जगह राजतंत्र थे और ब्रिटेन के संविधान का जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे विकास करते हुए ही लोकतंत्र को प्राप्त हुआ था। इसलिए दुनिया में लिखित संविधान क्या होता है यह लोग नहीं जानते थे। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले अपने संविधान को लिखने का महान कार्य किया था। यह संविधान लिखा गया, किंतु बहुत ही संक्षेप में संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को लिखा गया और अन्य बातों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था। इसलिए पहला संविधान जो कि लिखा गया था वह दुनिया का आज तक भी सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान के रूप में विद्यमान है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और पिछले 231 वर्षों में इसमें केवल 27 संशोधन मात्र हुए हैं। यह इतना छोटा संविधान है कि इसे आधे घंटे से भी कम समय में पढ़ा जा सकता है। इस संविधान में केवल मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लेख है और उन बातों का उल्लेख है जिनसे अमेरिका की सरकार के तीनों अंगों की मुख्य कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता है लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की आधार भूमि पर ही अपने संविधान का निर्माण किया। इसलिए संविधान की जो प्रथम जो शब्द हैं वो शब्द ही लौकिक प्रभुसत्ता को स्पष्ट कर देते हैं। वी द पीपल, अर्थात हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, इस वाक्यांश के साथ अमेरिका का संविधान प्रारंभ होता है। और यहाँ पर हमें यह भी देखना चाहिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भी हम भारत के लोग इसी वाक्यांश से प्रारंभ होती है जो हमने अमेरिका से ही प्राप्त की है। तो अमेरिका के संविधान की जो मुख्य आधारशिला है वो जनता से प्राप्त शक्ति है। सरकार के तीनों अंग अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और संविधान में अमेरिका की स्वतंत्रता की जो घोषणा है वो स्पष्ट रूप से
यह बताती है कि सरकारें अपनी शक्तियां जनता की अनुमति से ही प्राप्त करती है। इस प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनकी जो परिभाषा है वो दुनिया की लोकतंत्र की सर्वाधिक चर्चित परिभाषाओं में से एक है। और अमेरिका के संदर्भ में ही उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। तीसरी विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य का अध्यक्ष वंश परंपरागत या अन्य आधार पर नहीं चुना जाकर के जनता के ही द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, उसका जनता के द्वारा चुनाव होना चाहिए। अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है। पहले यह व्यवस्था थी कि जनता राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करेगी, किंतु वर्तमान में परंपरा से जनता अब प्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इस तरह से अमेरिका एक गणतंत्र है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि सरकार के तीनों अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करेंगे और संविधान के द्वारा बताई गई सीमाओं के अधीन ही कार्य करेंगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की शक्तियां क्या होंगी, इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। ये तीनों अंग अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका उल्लेख भी संविधान में किया गया है। और संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि तीनों अंगों में से कोई भी यदि संविधान के विरुद्ध आचरण करें तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए उनका वह आचरण अवैध माना जाएगा। अगली विशेषता है कठोर संविधान। कठोर संविधान का तात्पर्य है कि संविधान में सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अमेरिका के संविधान में संशोधन की यह जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही कठोर है और इस प्रक्रिया में अमेरिका की केंद्रीय व्यवस्थापिका के साथ ही राज्यों के विधानमंडलों को भी बराबर सहभागी बनाया गया है। अमेरिका की व्यवस्थापिका, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पास होने के बाद यदि 3/4 राज्यों की व्यवस्थापिकाएं भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हैं, तभी संशोधन मान्य होगा। इतनी अधिक कठोर प्रक्रिया को अपनाने के कारण ही 231 वर्षों में अभी तक अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। और इन संशोधनों में से यदि प्रथम 10 संशोधनों को यदि हटा दिया जाए, जो कि संविधान के लागू होते ही, संविधान के बनते ही तुरंत ही कर दिए गए थे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को इन प्रथम 10 संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इनको यदि हटा दिया जाए तो पिछले 230 सालों में केवल 17 संशोधन संविधान में हुए हैं और 18वीं शताब्दी की जो कम विकसित परिस्थितियां थी, तब से लेकर के आज के 21वीं शताब्दी की जटिलतम परिस्थितियों में भी अमेरिका का यह संविधान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और यह एक कठोर संविधान है। संघात्मक शासन प्रणाली इसकी अगली विशेषता।
संघात्मक शासन का अर्थ होता है कि संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। संघात्मक शासन में मुख्यतः 3 तत्व होते हैं जो अमेरिका के संविधान में विद्यमान हैं। पहला, एक लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। और तीसरा, संविधान की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें यदि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उन कार्यों को अवैध घोषित कर देती है। इस तरह से संघात्मक शासन प्रणाली की रक्षा होती है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता को भी दुनिया से परिचय करवाने का कार्य अमेरिका ने ही किया। अमेरिका ने ही सर्वप्रथम अपने विशाल आकार और राज्यों की इस आकांक्षा को देखते हुए कि वे अपने अपने राज्यों के भीतर स्वतंत्रतापूर्वक शासन करना चाहते हैं, तो एक बीच का रास्ता अपना करके संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अर्थात राज्य का जो अध्यक्ष है वह वास्तविक शक्तियों का अधिकारी होता है। अमेरिका में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी दुनिया को सबसे पहले अमेरिका ने ही प्रदान की थी। इससे पूर्व ब्रिटेन में राज्य का अध्यक्ष जो कि राजा होता है, उसके पास शक्तियां वास्तविक रूप में नहीं होती, वरन उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। इसलिए संसदात्मक शासन में जहां शक्तियां नाम मात्र के और वास्तविक प्रधान 2 के बीच में बंटी हुई रहती है, वहीं अध्यक्षात्मक शासन में नाम मात्र का और वास्तविक ऐसा 2 प्रकार का विभाजन नहीं होता और राष्ट्रपति ही स्वयं वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति के नाम से ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में हम ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में राजा और प्रधानमंत्री दोनों के पदों को मिलाकर के अमेरिका में राष्ट्रपति का पद सृजित हो गया है। अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में से न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। ब्रिटेन में हमने देखा था कि ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बनाती है उसको न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। किंतु अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए प्रत्येक कानून को न्यायपालिका जांच सकती है और अपनी जांच में यदि वह किसी भी प्रावधान को संविधान के विरोध में पाती है तो उसे उस हद तक अवैध भी घोषित कर सकती है। इस तरह से न्यायपालिका का अन्य दोनों अंगों पर नियंत्रण बना रहता है और न्यायिक सर्वोच्चता के इस सिद्धांत को अपनाने का कारण है कि संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को सौंप दिया गया। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी कहा जाता है। अगली विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस के राजनीतिक विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के
सिद्धांत के द्वारा यह बताया था कि यदि सरकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का यदि पृथक पृथक्करण कर दिया जाता है तो सरकार को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। राजतंत्रों में जो निरंकुशता आई थी उसका कारण यही था कि राजा के भीतर ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार की तीनों शक्तियां राजा में ही विद्यमान होती थी। किंतु मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि यदि इन तीनों शक्तियों को अलग अलग हाथों में दे दिया जाए तो सरकार को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग करने का निश्चय किया और उन्होंने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग शक्तियां प्रदान कर दी और इस प्रकार से उन्होंने उस सिद्धांत को पहली बार प्रयुक्त करने का महान कार्य किया जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। आज की दुनिया में लोकतंत्र की सफलता की गारंटी इसी शक्ति पृथक्करण संविधान के सिद्धांत में पाई जाती है और यह कार्य अमेरिका के संविधान के द्वारा प्रयोग के रूप में किया गया, जिसे बाद में दुनिया के अनेक संविधानों ने अपना लिया। अगली विशेषता है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने लागू किया, किंतु उन्होंने देखा कि सिद्धांत को पूरी तरह से व्यवहार में लागू करना संभव नहीं है। यदि एक ही सरकार के तीनों अंगों को पूरी तरह से अलग अलग कर दिया जाएगा तो सरकार की मशीनरी ही ठप हो जाएगी, सरकार कार्य ही नहीं कर पाएगी। इसलिए इन तीनों अंगों में आपस में कुछ संबंध भी होना आवश्यक है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को व्यवहार में कैसे कार्यशील बनाया जाए, इसी को अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के माध्यम से संभव कर दिखाया। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का ही व्यावहारिक रूप है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं इस और किसी भी दूसरे को अधिक शक्तिशाली होने से रोकते हैं। इस प्रकार से अमेरिका की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को नियंत्रित करती है और न्यायपालिका अन्य दो अंगों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को नियंत्रित करती है। इसलिए सभी ये तीनों सरकार के अंग एक दूसरे के शक्तियों को निरंकुश होने से रोकते हैं और इस प्रकार शक्ति का सुंदर संतुलन बना रहता है। अगली विशेषता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र का अर्थ है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अमेरिका के संविधान के विकास के दौरान हमने यह देखा था कि जब संविधान निर्माण का प्रश्न सामने आया तो दो प्रकार के गुट बन गए। एक गुट का मानना था कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी जाए, दूसरे गुट का मानना था कि केंद्र सरकार को निर्बल रख करके राज्यों को अधिक शक्तियां दी जाए। जो लोग राज्यों को अधिक शक्तियां देने के पक्ष में थे वो ये चाहते थे कि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही हमें ऐसा करना है। नागरिक अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह एक बड़ा प्रश्न संविधान निर्माताओं के सामने था और संविधान बनने के बाद में जो प्रथम 10 संशोधन संविधान में हुए, उन 10 संशोधनों के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में अलग से स्थान दे दिया गया
और इसी को संविधान के इस हिस्से को अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। इस अधिकार पत्र के माध्यम से नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने की स्वतंत्रता आदि अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। और अमेरिका का संविधान दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज नागरिकों के अधिकारों के लिए प्रस्तुत करता है। और अंतिम विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का ये जो प्रावधान है, ये संविधान में 14वें संशोधन के द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसके अंतर्गत अमेरिका का प्रत्येक नागरिक अमेरिका का नागरिक तो होता ही है, साथ में अपने अपने राज्य का भी नागरिक होता है। इसलिए संघ की नागरिकता के नियम सबके लिए एक समान है, किंतु राज्यों की नागरिकता के नियम अलग अलग राज्यों में उनके संविधानों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार से दोहरी नागरिकता के द्वारा अमेरिका के नागरिकों को अपने राज्यों की एक अलग आइडेंटिटी या पहचान मिल जाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अमेरिका के संविधान की और यदि ब्रिटेन के संविधान की यदि तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि बहुत सारे नए तत्व अमेरिका के संविधान में सम्मिलित किए गए। अमेरिका के संविधान निर्माताओं को इस बात के लिए बहुत अधिक धन्यवाद किया जाना चाहिए, या अमेरिका के संविधान निर्माताओं का एक बहुत बड़ा योगदान है दुनिया के लोकतंत्र के लिए कि उन्होंने कितनी सारी नई विशेषताएं दुनिया को प्रदान की। सामान्यतः ऐसा होता है कि जिस देश से हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं उसी की विशेषताओं को हम अपना लेते हैं, किंतु अमेरिका के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक प्रवृत्ति ये थी कि जो विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान में थी उनमें से एक भी विशेषता को अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने नहीं अपनाया और उसके विपरीत नई ही दूसरी विशेषताओं को संविधान में अपना लिया। इस तरह से दुनिया को लोकतंत्र का प्रारंभ करने का यदि श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है तो नए नए लोकतांत्रिक सिद्धांतों से अवगत कराने का श्रेय अमेरिका को ही दिया जा सकता है। धन्यवाद।